नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुस्ट फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने 2011 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया था, जिसमें प्रीवियस ईयर के हमने 2011 के साइंस और पीडोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। इसी क्रम में आज हम 2012 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि 120 तक प्रश्न अदर सब्जेक्ट के होते हैं। 121 से हमारे 150 तक साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो हम साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से दो धीमी दहन को दर्शाती हैं। धीमी दहन को आपको पता है कि मोमबत्ती में आग लगाते तो तुरंत चल जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी दिन के समय होती है तो शीघ्र ही होती है, ठीक है। लेकिन लोहे में जंग लगता है तो बहुत समय लगता है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, लोहे में जंग लगने में बहुत समय लगता है। आप यदि लोहे को क्या करें, ज़मीन में डाल दें तो उसमें पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो क्या लोहे में तुरंत जंग लग जाता है? नहीं। तो यह एक धीमी प्रक्रिया। और श्वसन भी, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ के थ्रू रक्त में पहुंचती है, रक्त के थ्रू कोशिका में पहुंचती है, फिर वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। फिर क्या होती है, श्वसन की क्रिया में दहन का कार्य प्रारंभ होता है। तो यह भी एक लॉन्ग प्रोसेस हो गई। तो लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ये दोनों क्या हैं, धीमी दहन को दर्शाती हैं। तो जहाँ पर ए सी होगा ऑप्शन वही सही होगा। तो इसमें नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, ए सी। देखिए ऑप्शन नंबर क्या, बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीवन कौन सा है? आपको पता है कि जितने सारे के सारे पौधे होते हैं वो सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इसी सबसे छोटा सजीव की बात कर रहा है तो होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। जो बैक्टीरिया होता है उसकी कोशिका भित्ति होती है, और वो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। ये लिखा है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे सेलुलोज। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब CNG, जिसको आप जानते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG, CNG LPG का पूर्ण दहन होता, दहन मीन्स होता है जलना, तब कौन सी उत्पाद बनता है, अर्थात कौन सी गैस निकलती है? यदि हम CNG और LPG को जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O दोनों निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। CO2 और जल H2O निकलता है, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है। और आप याद रखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में, क्या लिखा है कि CNG LPG दोनों गैसों का पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O बनता है। CNG एक प्राकृतिक गैस है, अर्थात CNG को प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन मिला होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन जो LPG गैस होती है उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन होते हैं, ठीक है। तो इस फैक्ट को हम याद रखें क्योंकि पूछा जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों को किसकी योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मुक्त अंत वाले प्रश्नों पर। गलत है। आपको पता है मुक्त अंत वाले क्या होते हैं? जिनका आंसर एक नहीं हो, एक से अधिक आंसर हो, वो होते हैं मुक्त प्रश्न। जैसे हमने कहा जाए कि राम कौन है, तो आप कह सकते हैं दशरथ का पुत्र, कह सकते हैं राम, ऐसा भी कह सकते हैं राम वो हैं जिन्होंने रावण का वध किया था। अर्थात उसके अनेक प्रश्न हो, तो इससे परीक्षण, योग्यता परीक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको उच्च अधिगम मतलब उसको बनाना रट्टू तो थोड़ी ना बनाना है कि उच्च अधिगम अधिकतम अधिगम हो, याद करें, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अर्थात याद करना। सी ऑप्शन क्या कह रहा? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने के लिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को और बता दें,
कि आप इनको है अच्छे से याद कर लो। अरे भाई, उसके दैनिक जीवन, जहाँ पर उसके दैनिक जीवन आसपास के वातावरण की बात कही गई हो, पेडागोजी हो, वही सबसे सर्वोत्तम क्या होता है, आंसर होता है। डी कह रहा दैनिक जीवन, देखिए आ गया, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं को समझ और व्यवहार में लाना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दैनिक जीवन की अपरिचित, जो वस्तुओं को जानते नहीं है उसी को तो दैनिक जीवन में लाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा यहाँ पे। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊष्मीमान की एसआई इकाई क्या है। एसआई मतलब मात्रक क्या है, मात्रक पूछ रहा है ऊष्मीमान की। पहले तो हम सब समझेंगे ऊष्मीमान क्या होता है। हमको पता है, यदि हम किसी वस्तु को जलाएं, 1 किलोग्राम को वस्तु को जलाएं तो उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, कहने का तात्पर्य हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया, उसको जलाया तो उससे जो हमको ऊष्मा प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई, उसी को कहते हैं ऊष्मीमान। क्या कहते हैं उसको, ऊष्मीमान। 1 किलोग्राम तो बस वही होता है, तो इसका काम होता है किलो। इसकी यूनिट क्या होती है, इसको आप कंठस्थ याद रखेंगे, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसको कोई याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बस यही है कि इसकी यूनिट है तो याद रखेंगे हम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये जरूर याद रखेंगे ऊष्मीमान क्या होता है। यह हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्णतः जला देते हैं तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा होती है वो क्या होती है, ऊष्मीमान उसका कहलाती है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम के रूप में जानी जाती है। अर्थात शर्करा मतलब होता है शक्कर या चीनी से, एल्कोहल अर्थात हम दारू या फिर शराब या एल्कोहल तो जानते ही हैं, नशीला पदार्थ बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस तो गुजरते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या होता है, इसके लिए आप याद रखें कि जहाँ भी एल्कोहल बने शर्करा से, वहाँ पर जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका, जाइमेज और ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका, ईस्ट और जाइमेज का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर प्रोसेस होगी, दी होगी, देखिएगा यहाँ पर, ये हमारी शुगर अर्थात शर्करा है। ठीक है, इसमें जल मिलाकर हमने घोल दिए, जल में ये सारी चीनी, सब ये चीनी दी गई है, चीनी को जल में घोला है, घोल करके इन्वर्टेड एंजाइम और ईस्ट के साथ में हमने क्या किया, मिला दिया। तो कुछ समय बाद हमको ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला। अब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम फिर से क्रिया कराएंगे, किससे, जाइमेज और ईस्ट के साथ मिलाएंगे। तो इसके साथ क्रिया कराएंगे किसकी, ग्लूकोज फ्रक्टोज की, जाइमेज और ईस्ट के साथ, तो हमको क्या मिला जाएगा, एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। क्या निकला, एथिल अल्कोहल। और यही तो अल्कोहल की बात कर रहा है वो, कि शर्करा से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इसका प्रयोग किसका हुआ, देखिए जाइमेज एंजाइम का और ईस्ट का हुआ। ईस्ट क्या है, एक कवक है, फंजाई है, ठीक है, फंगस है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। याद रखेंगे, जब भी शुगर से अर्थात शर्करा से एल्कोहल बनाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता। क्या होती है, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग। देखिए आपको कहीं ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं मिलेगा। अर्थात जो अनाक्सी क्रिया क्या है, एक ऑक्सी क्रिया होती है, एक अनाक्सी। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो वो अनाक्सी, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन जिसके प्रयोग किया जाए, वो ऑक्सी श्वसन या ऑक्सी क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विज्ञान शिक्षण की समायोजन पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है। आप याद रखें, जहाँ भी विज्ञान संबंधित, शिक्षण से संबंधित आ जाए तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, जहाँ पर मनुष्य को, व्यक्ति को या बालक को क्या सोचने का क्षमता, प्रयोगीकरण का कार्य मिल जाए, प्रयोगीकरण का मौका मिल जाए। ठीक है, सोचने की क्षमता, नवाचार, इतने सारे ये ऑप्शन जहाँ पे मिले, वही इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। तो ठीक है, चलिए इसका क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। भाई ये तो गलत कह रहा है। ज्ञान को क्या कहते हैं, ज्ञान की परिभाषा ये सुव्यवस्थित सुक्रम अध्ययन को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं को एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संकल्पनाओं, तो आप याद रखें, संकल्पना मतलब वो तो कॉन्सेप्ट, इनको याद करना थोड़ी ना है कि भी सभी संकल्पनाओं को आपने एक साथ बता दिए, चलो इनको रट्टू तोता की तरह रट लो और आगे चल के उपयोग करो। ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान का मतलब ही होता है प्रयोगीकरण, अर्थात प्रयोग करके किसी बात को सीखना। ठीक है, डूइंग एंड लर्निंग इसमें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम कॉन्सेप्ट होता है इसका। सी ऑप्शन क्या कह रहा, विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। आपको पता है ना, हमने बताया था प्रयोगीकरण परियोजना में क्या होती है, परियोजना पद्धति में मनुष्य को प्रयोग करना पड़ेगा। डूइंग एंड लर्निंग मतलब कार्य करना पड़ेगा। भाई कार्य करेंगे तो दिमाग लगेगा, तो क्या होगा, मानसिक
और शारीरिक दोनों प्रकार का कार्य करना पड़ेगा, तभी मनुष्य क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा, एक्टिव होगा, कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो विद्यार्थियों को अधिक मात्रा मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। यही विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा है। ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विज्ञान में योगात्मक आकलन। आपको मालूम है ना, योगात्मक आकलन होता है जो साल के अंत में आकलन किया जाता है, वो योगात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, योगात्मक परीक्षा भी होता है, योगात्मक मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, तो कह रहा विज्ञान में योगात्मक आकलन, तो कह रहा विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए, अर्थात योगात्मक आकलन, विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर बल देना चाहिए। अवलोकन कौशल के आकलन पर, बिल्कुल गलत। क्या अवलोकन करना, बाहर से देखना ही विज्ञान की प्रयोगात्मक कौशल होगा, योगात्मक आकलन होगा, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करना, हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, अब इसको सही रखेंगे, अगला पढ़ेंगे। मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशल का परीक्षण करना। देखिए केवल कह रहा मुख्य रूप से, अर्थात केवल प्रायोगिक परीक्षण करना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल प्रायोगिक परीक्षण करना, ऐसा थोड़ी ना है। तो ठीक है, ये तो गलत हो गया। महत्वपूर्ण सिद्धांतों संकल्पनाओं का परीक्षण करना, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे उत्तम क्या है कि विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्रों में निदान। भाई जहाँ पर बालक क्या करे, कठिनाई महसूस कर रहा हो, जहाँ पर उसको आवश्यकता हो अध्यापक के मार्गदर्शन की, तो वहीं पर तो हम उसका निदान करेंगे। निदान माने से होता है उसकी क्या करना, निदान मीन्स होता है उपचार करना, कठिनाई समस्याओं को निदान करना, दूर करना, हल करना। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सर्वोत्तम क्या है, बी, कि विद्यार्थियों में अधिगम मीन्स पढ़ने के समय जो कठिनाई हो रही है उसी क्षेत्र में उसका निदान करना, अर्थात सहायता प्रदान करना। तो इसका क्या 128 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा आहारी रेशे। आहारी माने हम जानते हैं आहार, आहार मतलब जो भोजन के रूप में प्रयोग किया जाए। आहार रेशे कौन से हैं, कोलेजन रेशे से बनते हैं। आहारी रेशे किससे बनते हैं, कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, या सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होता है सी। अब हम यहाँ पर आपको बता दें जो रुक्षांश रेशे होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है। ये होते हमारे शरीर के लिए कोई तत्व प्रदान नहीं करते, कोई विटामिन कोई नहीं प्रदान करते, लेकिन ये हमारी पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ये स्वयं पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करते हैं, तो इसलिए पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, वे रुक्षांश रेशे कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे शकरकंद इत्यादि में होते हैं वही रुक्षांश रेशे के, शकरकंद शकला जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है, आवृत्ति माने जानते हैं यदि 1 सेकंड में किसी वस्तु ने जितनी बार कंपन किया वो इसकी आवृत्ति कहलाती है। और उसका आयाम क्या होता है, यदि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ की ओर इस प्रकार से चल रही है तो अधिकतम जितनी दूरी तक वस्तु चली जाए, अर्थात यदि कोई साउंड बज रही है तो अधिकतम कितनी दूरी तक उसकी साउंड जा रही है वो उसका क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। तो कह रहा कंपनों की आवृत्ति और आयाम बढ़ता है। कह रहा आवृत्ति जब घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है। तो आप याद रखें कि जहाँ पर तारत्य और क्या होगा, जब कंपनों की आवृत्ति घटेगी तो उसका तारत्य भी क्या होता है, घटता है, तो उसकी प्रबलता भी क्या होती है, घटती है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तारत्य मीन्स होता है तारत्य क्या, जब उसकी उत्पादित ध्वनि होती है ना, जब ध्वनि की क्या होती है, घटती है, तो उसकी प्रबलता भी क्या होती है, घटती है। तो जहाँ पर तारत्य या प्रबलता दोनों घट रही होगी वही ऑप्शन सर्वोत्तम होगा। कह रहा तारत्य बढ़ेगा और प्रबलता घटेगी, गलत। तारत्य घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, गलत। उत्पादित ध्वनि का तारत्य और प्रबलता दोनों घटती हैं, बिल्कुल सही बात है। तारत्य और प्रबलता दोनों क्या होगी, घटेगी, क्योंकि आवृत्ति घट रही है ना। तारत्य और प्रबलता दोनों आवृत्ति के समानुपाती होती हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। कृत्रिम मीन्स क्या कहलाता है, मनुष्य ने बनाया, लेकिन है तो मानव निर्मित रेशों में से। मानव निर्मित और कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो वो होता है रेयान। क्या है, रेयान है। ठीक है, क्या है, रेयान है। अब रेयान कैसे है,
हमको मालूम है कि जो जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज। आपको मालूम है जो पेड़ पौधे होते हैं, हमने बताया था बैक्टीरिया में बताया, तो सेलुलोज से निर्मित क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, शैवाल होती है, सेलवाल होती है। तो उसमें जो फाइबर होते हैं, धागे होते हैं ना, धागे, उसी से बनता है कि हमारा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो बहुलक होता है वो होता है रेयान, ठीक है। और ये इसलिए प्राकृतिक क्या होता है, स्रोत से होता है, अर्थात सीधी बात है पौधों की छाल से अर्थात सेलुलोज से प्राप्त होने वाला ये क्या है, रेयान है। लेकिन है तो अब ये हो गया प्राकृतिक, लेकिन इसको मनुष्य बनाता है, मनुष्य उसको निकाल करके क्या करता है, लुगदी से प्राप्त करता है, इसलिए ये क्या हो गया, प्राकृतिक रूप से कृत्रिम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी एल को करेक्ट हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ में, पौधों की छाल से होता है, मिलता है, ये प्राप्त होता है, तो ये तो हो गया प्राकृतिक, लेकिन इसको मनुष्य इसको क्या करता है, निकालता है, उस पर कार्य करता है, लुगदी के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहलाता है, ठीक है। तो इसको क्या है, रेयान, ऑप्शन एकदम डी एल को करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम। आपको पता है रचनावाद आ जाए, यहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाए, वो क्या होता है, विज्ञान का एकदम कॉन्सेप्ट होता है, विज्ञान का सर्वोत्तम। तो आपको पता होगा जहाँ पर नयापन, नवाचार इत्यादि हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो कह रहा विद्यार्थी क्या कह रहा, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर क्या संकेत करता है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री, बिल्कुल गलत। क्या उसको बोझ थोड़ी ना पढ़ाना, एनसीएफ 2005 के कह रहा है भाई विद्यार्थियों को इतनी पुस्तक मत दो कि उस पर बोझ बन जाए, ठीक है, तो उसको दूर किया जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त, भाई जो कमज़ोर है उस पर अतिरिक्त कौशल क्यों करेंगे, उस अतिरिक्त भार क्यों देंगे, वैसे ही भी कमज़ोर है, तो ये गलत है। अगला क्या कह रहा, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग, ऐसा थोड़ी ना है कि उसको सूत्र बता दीजिए भाई तुम्हारी समस्या समाधान होगी, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अब होगा, ये 3 तो कट ही गए हैं ना, वे तो कट ही गए। तो डी के तरफ विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति को, जिस बालक को जहाँ पर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, अनुभव उसको प्रदान करें, क्या करें, अनुभव के द्वारा भाई उसको बताएं कि हमारा अनुभव ये है, हमने इस प्रकार से किया तो ये हुआ, इस अनुभव के आधार पर उसको क्या करें, अधिगम उपलब्ध कराएं, ठीक है, जिससे उसको सकारात्मक क्या करें, दृष्टिकोण बढ़े। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट डी होगा। तो रचनावाद उपागम के लिए क्या होगा, अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब मनुष्य के रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है Hb, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप याद रखें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, तो उस गैस का नाम क्या है, गैस इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, ए, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और यही याद रखेंगे, ये जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है ना, तो रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन के धारण करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, और मनुष्य में ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है, तो उसमें घुटन महसूस होने लगती है, अंत में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए, तो आपको पता ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, भूकंपों कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, भूकंपी कंपनों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफ नहीं कह रहा, नहीं है भूकंप का रिकॉर्ड, ठीक है। तो भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफ कहलाता है, बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जो क्या करते हैं, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है अर्थात मापता है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं पूछा है तो ये गलत हो गया। अगले क्या कह रहा है, भूकंप लेखी अर्थात सिस्मोग्राफ भूकंप लेखी रिकॉर्ड रखता है, ये बिल्कुल गलत बात है। भाई रिकॉर्ड थोड़ी ना वो रखता है कि तुम्हारा इतना रिकॉर्ड आ गया, वो तो सिर्फ मापने का कार्य करता है, नाप तो आप लें कि आप बताएं कि किस प्रकार का खतरनाक है या कैसा है, तो बिल्कुल ये गलत हो गया, और जो गलत हो गया तो वही तो सही है। ऑप्शन नंबर बी अगला देख लें, रिक्टर पैमाने रेखिक नहीं बल्कि लघु गणकी होता है, बिल्कुल सही बात है। भूकंप की तरह केंद्र से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, भूकंप से केंद्र से ही तो इस प्रकार से तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊपर की हो तो केंद्र से ही होती है, नीचे से ऐसा थोड़ी ना ऊपर से भूकंप आएगा, हमेशा पृथ्वी के केंद्र से नीचे से ही तो आता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अभिलेख रिकॉर्ड कोई नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है।
चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। रूपात्मक आकलन को क्रिएटिविटी कहते हैं, अर्थात नयापन लगाना, नवाचार लाना। तो क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य अर्थात रूपात्मक आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही होता है मतलब नवाचार, डूइंग एंड लर्निंग, करके सीखना, नवाचार उत्पन्न करना, क्रिएटिविटी लाना। तो रूपात्मक आकलन का अर्थ ही होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य प्रायोगिक कौशल को समुन्नत करना। क्या भाई कोई मशीन थोड़ी ना बालक कि उसको प्रयोग कराते रहें और उसको उन्नति बढ़ाते रहें। वह वर्ष के अंत में बिल्कुल भाई बिल्कुल वार्षिक परीक्षा को तो NCERT 2005 बिल्कुल खंडन करती है। ठीक है, वो कहती है कि भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा कराएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट टेस्ट कराएंगे, बालक उतना ही अच्छा सीखेगा। यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। बिल्कुल ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। विज्ञान शिक्षण करना है तो परियोजना पद्धति किसके लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी किसके लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक विद्यार्थियों की तर्कणा कौशल को दृढ़ करने से। हाँ भाई थोड़ी बहुत तो सही है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। बिल्कुल, जहाँ पर कार्य करें, करके बालक सीखे, वही तो सर्वोत्तम होता है। तो भाई कह रहा कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना ही तो क्या होता है, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति। अर्थात विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एकदम बी बिल्कुल करेक्ट है। आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, बिल्कुल कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों में अंक संबंधी तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम करेक्ट होगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न पढ़ते हैं। छोड़िए इसको, हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं, बाद में इसके और भी देख लेंगे। क्या कह रहा है, 4 विद्यार्थी हैं ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाले सोडा को रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किया। आप पहले याद रखेंगे, चाहे कोई सा भी लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस पेपर होता है और नीला लिटमस पेपर होता है। आप याद रखेंगे जब भी लिटमस पेपर पर, किसी प्रकार की लिटमस पेपर पर, दोनों भी चाहे लाल हो चाहे नीला हो, यदि हम बेकिंग सोडा को रगड़ेंगे, क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रगड़ने से प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता। यदि लाल लिटमस पेपर को हम बेकिंग सोडा को, ठोस बेकिंग सोडा को डालें और पानी साथ में मिलाएं तो उसमें प्रभाव होगा उसका। तो आप याद रखेंगे, चाहे इस पर रगड़ें चाहे इस पर रगड़ें, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कह रहा सूखे लिटमस पत्र पर कह रहा रगड़ने के लिए, और ठोस बेकिंग सोडा तो कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें जहाँ पर दोनों होगा तो वही ऑप्शन सही। देखो कह रहा है कि यदि ए पर रगड़ेंगे तो नीले को नीला बदल जाएगा, कोई रंग नहीं बदलेगा, तो ये तो सही है, पर ये नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा, ये सही है, लेकिन लाल रंग बदल जाएगा, ये गलत है। नीला पता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आगे की ओर देखते हैं। अगला क्या कह रहा, ये कह रहा यदि लाल पर रगड़ें कोई बदलाव नहीं होगा, नीले में बदलें कोई बदलाव नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी को करेक्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप याद रखेंगे, जब बेकिंग सोडा हो, जब कोई बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, सूखे लिटमस पेपर पर रगड़ें तो कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए वाटर की आवश्यकता होगी, और सूखा क्या है, लिटमस पेपर, इसलिए दोनों क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, टी एकदम करेक्ट होगा। तो डी कौन में, बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में किसके लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। अर्थात विज्ञान हमको पढ़ाना है तो कौन से कार्य पर हम प्रायोगिक कार्य पर बल दें। कह रहा है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता को सही तरह से जांच लें। अरे भाई विद्यार्थी की पाबंदी क्यों लगा रही हो, समय की पाबंदी तो बिल्कुल गलत, नेगेटिव है ऑप्शन। ठीक है, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करना, प्रायोगिक कार्य है तो सत्यता की तो जांच करें, कितना सत्य है कि असत्य है, करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल सही बात है, जो सैद्धांतिक रूप से कार्य कर रहे हैं वाला, उसकी सत्यता की तो जांच करेंगे, कितना सत्य है, क्या करेक्ट आया कि नहीं है,
और उसकी विद्यार्थियों की हेल्प भी करेंगे, तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और डी क्या कह रहा है, लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तो भाई गलत नेगेटिव ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है, तो इसका बी क्या है, सही करेक्ट है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर, आप याद रखें कि उच्च प्राथमिक की पूछ रहा है वो, ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, उच्च प्राथमिक का बस एक कॉन्सेप्ट होता है, चिंतन करना, मनन करना, अपनी स्वयं को विचार करना, सोचना, अपने आप में सोच लेना ही क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर का गुण होता है। तो जहाँ पर क्या करें, चिंतन मनन तार्किक रूप से करें, वही इसका ऑप्शन सही होगा। तो आप याद रखें, चिंतन मनन नहीं है, ये गलत है। अंत्य वाले अभ्यासों करने के बिल्कुल गलत बात है, चिंतन तर्क बढ़ाना, यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका एकदम सही है। चलिए आपको अगला प्रश्न की ओर लाते 140 क्या कह रहा है, इसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के उपचार में प्रभाव किया था। आपको पता है प्रतिजैविक यहाँ पर आ जाए तो वो होता है, जो प्रतिजैविक दवा होती है वो बैक्टीरिया पर कार्य करती है, किस पर, बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियों को सही करने के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, जो प्रतिजैविक होती है। और आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो आपको पता है कि हैजा क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। लेकिन ये हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, ये किससे होने वाली, वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी एकदम करेक्ट होगा। चलिए इसी क्रम में अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। जो पेट होता है ना, पेट की बोतलें होती हैं वो पॉलिस्टर की बनी होती है, किसकी, पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर वही ना जो मनुष्य के हड्डी टूट जाने पर या चोट लग जाने पर डॉक्टर क्या होते चढ़ा देते हैं, उसी की बोतलों में रखा जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। जो आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट और बोतलों का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या होता है, पॉलिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जब धात्विक चमक में विद्युत धारा, चालक कह रहा है, जो धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, R बराबर सिग्मा L अपॉन ए होता है क्षेत्रफल या मोटाई, एल मीन्स होता है लंबाई, ये तो उसका कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, नीतांक है, इसको समानुपाती लें तो इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, R समानुपाती L अपॉन ए क्या मोटाई है, क्षेत्रफल है, एल लंबाई है, R प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध में मीन्स होता है रुकावट, यदि हम किसी तार में क्या करें, करंट प्रवाहित करें तो इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या हो, प्रतिरोध उतनी ज़्यादा होगा, प्रतिरोध मीन्स रुकावट। यदि हम लंबा तार लगाएं उसमें लाइट पहुंचाएं तो क्या, जितना लंबा होगा तो उसमें जितनी ज़्यादा रुकावट होगी, इसलिए बल्ब क्या होगा, धीमे जलेगा। यहाँ पे बल्ब लगा है, वो एक यहाँ पर बल्ब लगा है, यहाँ से हमने करंट डाली तो ये बल्ब तेज जलेगा, ये धीमा, क्योंकि इसकी तार की लंबाई क्या है, अधिक है। तो क्या हमने यहीं पे बताया ना, R समानुपाती L, अर्थात प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा। अब R और A पे करें तुलना, तो यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। यदि मोटा तार है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। तो आप याद रखेंगे जितना मोटा तार होगा उसमें करंट उतना ही अच्छा, उतना ज़्यादा जाएगा और फिर रुकावट उतनी कम होगी। तो चलिए इसके आधार पर हम देखेंगे ऑप्शन। अब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चालक में उत्पादित ऊष्मा के बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो किस पर ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो आपको हम बताया, तो पदार्थ तो है ही, सोना हो गया, एल्यूमिनियम, आपको पता है चांदी में अधिक करंट प्रवाहित होता है और एल्यूमिनियम में कम होता है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है। तो पदार्थ से ये लंबाई भी है, मोटाई भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। लंबाई मोटाई तो हम बता ही चुके, वो पदार्थ पर तो निर्भर करता ही है। यदि आप लोहे में प्रवाहित करें तो और ज़्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, चांदी में करें तो और कम प्रतिरोध होगा, बहुत कम प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। तो पदार्थ की मात्रा पर प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या, बी एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, मतलब मांसपेशियां हाथ पैर है उसको चलने के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है, आपको पता है कि एक हाथ ले लीजिए, हाथ में क्या है, मांसपेशियां हैं, तो उसको चलने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि जब इस पैरालिसिस हो जाए,
आपको मालूम है जब पैरालिसिस हो जाता है या फिर जिसको, ठीक है, तो हाथ पैर काम करना बंद कर देती, क्योंकि हमारे रक्त शरीर हाथ पैर में क्या होता है, रक्त प्रवाह, रक्त का क्या पहुंचना रुक जाता है, तो हमारे क्या होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते, काम करना बंद कर देते। तो रक्त की जहाँ पर रक्त सुचारू रूप से बहना चाहिए और हड्डी होना चाहिए, हड्डी होगा तभी तो हमारे हाथ पैर काम करेंगे, उठ सकेंगे। तो जहाँ पर हड्डी में होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है सुचारू रूप से चलाने के लिए। और रक्त में हमको पता है ब्लड में क्या होता है, लोहा आयरन होता है। चल लोहा और कैल्शियम जहाँ पर उपस्थित होंगे, जो ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट होगा। पर या मांसपेशियाँ सुचारू रूप से चलने के लिए क्या होगी, इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए लोहा और कैल्शियम ये दोनों मिल गए। लोहा हमारे रक्त में होता है, रक्त के थ्रू हमारे कार्य करता है शरीर, और कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियाँ भी कार्य करने के थ्रू, तो लोहा और कैल्शियम है। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रखिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमने अब 2011 में प्रैक्टिस सेट में भी लिया था, देखिए उसमें भी प्रश्न आया था, और 2012 में भी आया। इसका तात्पर्य है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इससे हर साल एक ना एक प्रश्न पूछता है किसी प्रकार का, तो आप उनको कंठस्थ याद रखना है इसको अच्छे से। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं बस इनको याद रखना है, 3-4 गैसें हैं जो आपको याद रखना है। मीथेन, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मीथेन जिसको CH4 कहते हैं, जलवाष्प होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए इसी के बारे में यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा जी है। तो इसकी ग्रीन हाउस गैसें के लिए कौन कौन सी है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये 4 गैस आप कंठस्थ याद रखेंगे, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव हम पता चुके, चलिए एक बार और बता दे रहे। जो हमारा सूरज है, यहाँ से क्या सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही, जो हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आई। अब जब शाम हो गई तो यहाँ से क्या होती है, सूर्य की किरणें, ऊष्मा क्या होती है, बाहर की ओर निकलने लगती है वातावरण में। तो हमारे वातावरण के ऊपर क्या होता है, गैसों का एक क्या होती है, परत होती है, जिसमें ये गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या होती है, सूर्य के प्रकाश को, ऊष्मा को वातावरण से बाहर न जाकर के पृथ्वी में पुनः भेज देती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण क्या हो रहा है, गर्म होने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी गैसें हैं आपको याद हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर का ए एकदम करेक्ट है। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में गुजारती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है, क्या कारण है। हमको मालूम है ये चूना होता है ना, चूने को पानी में मिला दें, ठीक है ना, और चूने को पानी में मिला, ठीक है, जो चूना है, चूने का पानी है, इसमें क्या चूने का पानी होता है, और इसके चूने के पानी में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 प्रवाहित कर दें तो उस चूने का पानी क्या होता है, दूधिया बन जाता है, अर्थात दूध के जैसा गाढ़ा हो जाता है, सफ़ेद क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चूने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है, जो CO2 से क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बनाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा विलयनों की अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत का अवलोकन कीजिए। चलिए ये सारणी है, देखिएगा यहाँ पर, ये पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये है। अब जो लिटमस पेपर हम आपको बता चुके, एक लाल लिटमस पेपर होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है, आगे बता चुके, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, विद्यार्थी क्या करता है, उसको परीक्षण करता है, परीक्षण करके ये सारणी बनाता है। अब देखिएगा ये क्या है, NaCl क्या है, अम्ल है, चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्षार होता है। आप याद रखेंगे कि जब क्षार को ले लें हम, यदि इसको क्षार को ले लें, क्षार को हम यदि लाल लिटमस पेपर पर क्या डालेंगे, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे बस, यदि एक लाल लिटमस पेपर है ये, अब इसमें हम क्षार डालें, क्या क्षार, तो क्षार यदि हम लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है, नीला। बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, यदि हम लाल लिटमस पेपर पर क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, क्षार मीन्स होता है जो खारापन होता है, तो लाल लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, नीला में। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, यदि हम इसमें अम्ल डालें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि लाल लिटमस पेपर पर अम्ल डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षार डालें तो नीला हो जाएगा।
अब इसी प्रकार नीले लिटमस पेपर पर क्या होता है, नीले लिटमस पेपर पर यदि क्षार डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए अच्छे से। क्या हमने बताया, यदि हम क्षार को किस में डालें, लाल लिटमस पेपर पर, तो क्या हो जाएगा, नीला, लेकिन अम्ल को डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि नीले लिटमस पेपर पर हम किसको क्षार के डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अम्ल को डाल दें तो नीला हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ पर तो आपको पता है ये रेड वाला है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। अब हमने NaCl क्या बता, अम्ल है, अम्ल को डाला हमने किस पर, क्षार पर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस पर डाला तो कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, नीला होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लाल होना चाहिए, तो ये क्या हुआ, लाल हुआ, तो ये सही है। तो कह रहा कि चूना कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना कैल्शियम क्षार होता है, और इसमें किस पर डाला हमने, रेड पर डाला, तो कैसा होना चाहिए, नीला, तो नीला हो, तो ये सही है, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या कह रहा, अम्लीय है, ये कह रहा उदासीन, हाँ सही, उदासीन है। ठीक है, अगला क्या है, सिरका क्या होता है, ये भी उदासीन होता है। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, डाला उदासीन को डालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो ठीक है, तो उदासीन वाला तो इनको काट ही दीजिए। अम्ल क्षार को हमको देखना है बस कॉन्सेप्ट, तो ये BC तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अम्ल को डालेंगे हम, तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ब्लू, नीला होना चाहिए, हमने बताया था। यदि अम्ल को हम किस में, नीले में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो ये सही है। अब यहाँ पर D क्या कह रहा है, धोने वाला, कपड़े धोने का सोडा अर्थात क्षार होता है। अब क्षार को हम किस में डालेंगे, लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और यदि इस पर डालेंगे नीले पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो D एकदम करेक्ट है। D एकदम क्या है, करेक्ट है। क्यों है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्षार, हमको अम्ल क्षार देखना, उदासीन से कोई मतलब नहीं, तो BC वैसे ही कट गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्षार को हमने किस में डाला, लाल लिटमस पेपर पर, तो नीला हो गया, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट सही है। और ये क्या है, NaCl क्या है, धोने वाला सोडा है, और यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एकदम D एकदम करेक्ट है इसका। ठीक है, तो इसका क्या होगा, B एकदम यहाँ पर करेक्ट होगा, B क्या करेक्ट होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, अर्थात वैज्ञानिक कौशल के लिए सर्वोत्तम, वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे सर्वोत्तम क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, वैज्ञानिक ओलंपियाड का आयोजन करना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भाई अपन ने कोई प्रतियोगिता या कुछ समायोजन रख दिया और बालक में क्या वैज्ञानिक कौशलों का डेवलपमेंट हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको पता होना चाहिए जहाँ पर बालक करके सीखे, प्रयोग करे, प्रयोगशाला में करके सीखे, वही सर्वोत्तम, उसी के थ्रू वैज्ञानिकता डेवलप होगी। तो प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, बिल्कुल सही बात है। जब भाई वो प्रयोगशाला में कार्य करेगा तभी तो उसमें वैज्ञानिक कौशल डेवलप होगा। प्रश्नोत्तरी से कोई मतलब नहीं, भ्रमण से कोई मतलब नहीं वैज्ञानिक का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। किस पर करना था, प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर, प्रकरण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति समायोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रयोजन कार्यों को कम करना पड़ेगा और प्रयोगशाला पद्धति का अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक जो शिक्षिका है बालकों में वैज्ञानिक रूप से कार्य कराना है तो उसके लिए उसको प्रयोगशाला पद्धति की तो प्रयोग होना ही चाहिए। भाई तुम भाषण दो, कोई योजना बताओ, तो योजना से थोड़ी ना बालक पढ़ेंगे, तो उसके लिए तो प्रयोगशाला में कार्य कराओ, तो प्रयोगशाला पद्धति का उपयोग होगा। लेकिन जो परियोजना है, योजना है, उनको तो कम करना पड़ेगा, उससे थोड़ी ना बालक में कौशल का अर्जन होगा। तो ठीक है, तो परियोजना कम और प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा, A एकदम करेक्ट होगा। चलिए इसी क्रम में अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप में पहचाना जा सकता है। तो हमको पता है, हम अरहर का या उड़द का पेड़ लेते हैं। ठीक है, जी सपोज दैट इस प्रकार से जड़ बनाई हमने। ठीक है, उड़द की कोई भी दाल है, जितनी भी दलहनी फसल होती हैं उनकी जड़ों को आप देखना उखाड़ कर, तो उसमें क्या होती है, जड़ों में इस प्रकार से गांठें होती हैं। क्या होती हैं,
जड़ों में गांठें होती हैं और गांठों में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। क्या होता है? और यह जीवाणु सहजीवी होता है, अर्थात जड़ों के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और उनसे भोजन प्राप्त करता है, तो दोनों को फायदा होता है। यह सहजीवन कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव कहने के तात्पर्य बैक्टीरिया और फसल दोनों को फायदा होता है, वह सहजीवन कहलाता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस में पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में, गांठों में पाया जाता है। तो चलिए वो ऑप्शन देखते हैं। एक कह रहा फलीदार पादपों की जड़ों में, बिल्कुल सही है, लेकिन परजीवी नहीं है, सहजीवन है, तो ये गलत हो गया। फलीदार पादप बिल्कुल सही है, सहजीवी सही है, तने की ग्रंथि गलत। हमने बताया जड़ों में पाया जाता, तने में नहीं। अगला कह रहा है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? जड़ों की ग्रंथियों में सही है, घटपर्णी और नाइट्रोजन कमी वाले पौधे, बिल्कुल सही बात है। और आपको पता होना चाहिए, जितने भी आपको पता है ना घटपर्णी पौधे, आपने सुना होगा नेपंथीज, जो क्या होता है दलदली क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जिस भूमि में क्या है नाइट्रोजन की क्या होती है कमी होती है, वह पौधे क्या होते हैं कीड़ों को भक्षण करते हैं, कीड़ों को पकड़ कर खाते हैं। लेकिन कीड़ों का उपयोग नहीं करते, उनसे सिर्फ नाइट्रोजन का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, मतलब उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं कीड़ों को किस लिए उपयोग करते हैं? कीड़ों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन की जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर भी राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो उनकी जड़ों में, तो जड़ों की ग्रंथियाँ घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में क्या होती है? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न क्या है? एक प्रयोगशाला तापमापी अर्थात थर्मामीटर 55 डिग्री सी टेम्परेचर और 56 डिग्री सी टेम्परेचर के मध्य छोटे किरा के बीच 5 छोटे छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य किस तापमान को उचित रूप से पढ़ा जा सकता है? सीधी बात है, 56 डिग्री सी यहाँ पर है और 55 डिग्री सी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका अंतर क्या है? यदि दोनों को घटाएं तो 1 डिग्री सी आ रहा है। 56 में से 1 घटाएं, 55 घटाएं तो 1 आएगा। और कह रहा है 1 डिग्री सी के 5 छोटे छोटे विभाजन करना है। कहने का तात्पर्य 1/5, 1 के 5 भाग। अब हम भाग दें 5 का 1 में, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएं तो यहाँ का 0 हो जाएगा। 5 से काटे तो 5 दूना 10 अर्थात 0.2 आ गया। तो 0.2 आ गया और क्या हो गया 55। अब दोनों का क्या है 55 में जोड़ देंगे कितना 0.2, तो 55.2 जो होगा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। समझ में आया? तो एक आया 55.2। 55 56 कह रहा 55 तो था, 55 से 1 बढ़ाया तो 56 डिग्री सी हो गया। 1 बढ़ाया तो 56, तो उसके बीच जो 1 डिग्री बढ़ाया है उसको 5 छोटे छोटे विभाजन प्रदर्शित करना है। तो 1 डिग्री सी के ही तो 5 भाग किए थे, तो 1/5 हो गया। 5 1 में 5 का भाग दिया तो 0.2 आया। तो 55 में 1.2 जोड़ेंगे तो 55.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आज के श्रृंखला रही। आप बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ग्रुप में सभी को जोड़ दीजिएगा और बताइएगा यहाँ पर सीटेट के अच्छे प्रश्नों को। अब जब हमारी ये श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी या 2019-20 तक, तो हम इसके बाद क्या टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे सिलेबस के प्रश्नों को हल कराएंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।